एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषक तत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके कितने फैक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे कि जितने भी पोषक तो न्यूट्रिएंट के जितने भी फैक्टर होते हैं उन सारे फैक्टरों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है आपका वह है प्रोटीन। पहला प्रोटीन हो गया, दूसरा जल हो गया पोषक तत्व का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट है और चौथा है आपका विटामिन। पांचवें की यदि हम बात करें करते हैं तो पांचवा है आपका लवण, जिसको हम मिनरल कहते हैं। और इसी क्रम में छठवां देखें, छठवां है फैट। पोषक तत्व के ये 6 फैक्टर होते हैं। 6 को हम सीरियल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्रोटीन है। प्रोटीन को हम देखेंगे, प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे फैट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें कवर कर लेते हैं। पहले आप देख रहे होंगे लिखा है भोजन का संगठन, आपको दिखाई पड़ रहा होगा लिखा है भोजन का संगठन। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मील्स। अब देखिए, भोजन में पोषक तत्व की मात्रा के अनुसार 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी भोजन को क्या है, पोषक तत्व के अकॉर्डिंग 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला जो है वह है बृहत पोषक तत्व और दूसरा है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। अब बृहत पोषक तत्व क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। बृहत पोषक तत्व के बारे में हम देख लेते हैं। तो बृहत पोषक तत्व की यदि हम बात करें तो बृहत पोषक तत्व जो है वह है भोजन के वह तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा, बृहत मीन्स क्या होता है, बड़ा। यानी जिसके भोजन में तत्व की आवश्यकता होती है, अधिक तत्व की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जिस तत्व की, उसको क्या कहते हैं, बृहत तत्व कहते हैं, बृहत पोषक तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारी चीज़ें जो है बृहत पोषक तत्व में आती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आपका जो दूसरा है वह क्या है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व भोजन के वह तत्व जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे लवण व विटामिन। भोजन में क्या होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, लो क्वांटिटी की यदि बात करता है तो उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे लवण मीन्स क्या होता है, नमक। भोजन में नमक क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है। और विटामिन भी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ उपलब्ध होती हैं, ये कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। आगे देखें, आगे है भोजन के अवयव। पहला है भोजन के अवयव में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हम जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ें तो यह भोजन का 60 से 80% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक हैं। इनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पाचकों में होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाने में 60 से 80% भाग बनाते हैं। भोजन का जो निर्माण होता है उसमें ये 60 से 80% भागीदारी केवल कार्बोहाइड्रेट की होती है। और कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है। और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की यदि हम बात करें, निर्माण की जो तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है आपका वह होता है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, अब तो जाने, हम अभी तक जाने कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे आगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या है और इनके प्रकार किस रूप में होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका ए है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में देखते हैं क्या होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला बनाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ये कह रहे हैं कि मोनो मीन्स क्या होता है, आप देखिए इसके नाम में ही छिपा है। मोनो मीन्स होता है एक, यानी एक अणु जो बना हो। एक अणु जो होता है, एक सिंगल क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक CHO। कार्बोहाइड्रेट को हम CHO से भी जान सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी एक कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड कहलाता है। बाई समझ में। आगे देखेंगे बी की बात करेंगे, जो दूसरा टाइप है आपका है डाइसैकेराइड। देखिए 2 कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के मिलने से डाइसैकेराइड का निर्माण होता है, जैसे सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ। देखिए इसके भी नाम में छिपा है, डाई मीन्स क्या होता है, 2, यानी 2 कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलकर बनता है। जब 2 कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डाइसैकेराइड बोला जाता है। और डाइसैकेराइड का उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण है आपका सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ये 3 चीजें डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। आगे के क्रम को हम देखते हैं तो आगे का जो क्रम है आपका वह है जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो इनका निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अनेक तत्वों से जुड़ने से होता है। जटिल देखिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स मीन्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स होता क्या है, 2 या 2 से अधिक जब कोई चीजें मिलकर कुछ बनाती हैं उसी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो 2 से अधिक यदि कार्बोहाइड्रेट मिल गए, 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट के अणु मिलकर जो तत्व बनाते हैं उसी को हम कहते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं स्रोत की, कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो स्रोत की यदि हम बात करें तो इसके स्रोत हैं, पहला है अनाज। अनाज की बात करें तो अनाज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अनाज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। यानी ये अनाज में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और किन चीज़ों में पाया जाता है। आगे है मूल। मूल मीन्स क्या होता है, जड़ वाली जो फसल होती है आपकी, जैसे कि प्याज हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गया, आलू हो गया और रलातू हो गया। इन सारी चीज़ों में भी आपके कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। फलों की यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें, तो फलों में जो है सेब में आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है, केला में मिलता है, आम में मिलता है और काफ़ी सारे ऐसे फल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे और बात करें शर्करा की यदि हम बात करते हैं, शर्करा में आपका गुड़ हुआ, शहद हुआ, चीनी हुआ, इन तीनों चीज़ों में भी आपका कार्बोहाइड्रेट यानी CHO मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी गुड़, शहद, चीनी, इन तीनों चीज़ों में भी आपका कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं वह हैं, पहला है विभिन्न शारीरिक क्रिया विधियों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इनके कहने का मतलब ये है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, या इनके द्वारा वसा का ऑक्सीकरण किया जाता है। यानी जो शरीर में फैट होता है उसको क्या करते हैं,
कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन इसमें विद्यमान होता ही है, तो ऑक्सीजन ये देके O2 देके इसको क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीकरण इसका कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, तीसरा है या प्रोटीन्स के स्थान पर उपयोग में लिए जा सकते हैं, यानी प्रोटीन भी क्या करती है, ऊर्जा का काम करती है, पर यदि प्रोटीन नहीं है तो हमें तत्काल ऊर्जा की यदि जरूरत है तो हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करके भी काम चला सकते हैं प्रोटीन की अनुपस्थिति में। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के निर्माण हेतु कार्बन प्रदान करते हैं, यानी जिसमें एमिनो एसिड नहीं उपस्थित होता है उसके निर्माण के लिए कार्बोहाइड्रेट अपने पास, जो कि इनके पास जो कार्बन उपस्थित होता है उसको ये दे देते हैं ताकि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का निर्माण हो सके। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट की यदि हम बात करें, पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट है शरीर के विभिन्न ऊतकों में इनका संचारण किया जाता है जिसे आवश्यकता अनुसार शरीर द्वारा उपयोग में लिया जाता है। पांचवा पॉइंट है शरीर के विभिन्न ऊतकों में इनका संचारण किया जाता है जिसे आवश्यकता अनुसार शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाता है, यानी ऊतक क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पूरे शरीर में संचरण कर देते हैं, फैला देते हैं। अब शरीर को जितनी भी जरूरत होती है वह अपने हिसाब से यह उपयोग में लेता है। छठवां पॉइंट है, छठवें पॉइंट की बात करें, छठवां पॉइंट है इनके द्वारा भोजन सुपाच्य व खाने योग्य बनता है, यानी क्या करते हैं, भोजन को पचने योग्य बना देते हैं और खाने योग्य बना देते हैं। इतना इनका हिस्सेदारी है आपके पोषक में, यानी भोजन ग्रहण में। आगे देखते हैं, आगे है शारीरिक आवश्यकता, बॉडी रिक्वायरमेंट। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यक मात्रा भी अलग अलग होती है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। अब देख लेते हैं क्या है वह प्रकार। अब वयस्क की बात की है, वयस्क में जो है कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 50% से 70% होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं की बात करें, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 40 से 60% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होना चाहिए। वहीं 1 से 12 माह के शिशु के लिए 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगला है 1 से 3 साल के बच्चे, 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 40 से 60% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। पांचवा है बड़े बच्चे और किशोरावस्था की बात करें तो बड़े बच्चे किशोरावस्था के लिए 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ये रहा हमारा शरीर की अवस्थाओं के हिसाब से कितना किसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए, वह रहा इसका यह टेबल, और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। अगला जो फैक्टर है आपका, अगला जो फैक्टर हम पढ़ेंगे वह है फैट, लिपिड फैट यानी वसा। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यह भी कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार से फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी मिलकर बनता है। देखिए वसा जल में अघुलनशील है, वह कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होती है, यानी जो फैट होता है ये जल में नहीं घुलता है और कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, या घुलनशील होता है। और अगला पॉइंट है जंतु व पादपों दोनों में ही वसा उपस्थित होता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं दोनों में क्या होता है, फैट उपस्थित होता है। वसा का यदि हम वर्गीकरण करें तो वसा देखिए कितने प्रकार का होता है। पहला होता है फैट, आपका जो पहला फैट है वह है सरल वसा, दूसरा है संयुक्त वसा जिसको हम कंपाउंड फैट के भी नाम से जानते हैं, तीसरा है बैक्स और चौथा है आपका व्युत्पन्न वसा। अब पहले क्रम को देखते हैं, सरल वसा को हम देखते हैं। सरल वसा की यदि हम बात करें तो सरल वसा है आपका यह वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल की यौगिक हैं। जैसे जो सरल
जो सरल वसा होता है वो ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं, और इसके अंतर्गत आपका जो तेल होता है, खाने वाला तेल, ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं जो संयुक्त वसा होता है, संयुक्त वसा की यदि हम बात करें तो संयुक्त वसा इस प्रकार की वसा में ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के अलावा कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। यानी ग्लिसरॉल तो होता ही होता है और उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, वसीय अम्ल कहते हैं। इसी को संयुक्त वसा बोला जाता है, कंपाउंड फैट इसी को बोलते हैं। और यह इसके उदाहरण क्या क्या हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोसिडिक हैं इत्यादि, ये सब क्या है, कंपाउंड फैट के एग्जाम्पल हैं। बैक्स की यदि हम बात करें तो बैक्स जो होता है वह होता है, यह एलिपैथिक एल्कोहल व वसीय अम्लों के यौगिक होते हैं। जो आपका बैक्स होता है वह एलिपैथिक एल्कोहल व वसीय अम्लों के यौगिक हैं। और चौथा है आपका व्युत्पन्न वसा, वसा से उत्पन्न यौगिक जैसे स्पेशल वसीय अम्ल, एल्कोहल आदि, ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न यौगिक व्युत्पन्न वसा होते हैं। स्रोतों की यदि हम बात करें तो स्रोत जो होते हैं इसके, वसा को निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है जंतु स्रोत द्वारा, जैसे घी, मांस, मछली, मक्खन, अंडे, मछली के तेल द्वारा। जंतु स्रोत द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, जो हम जंतुओं के द्वारा वसा प्राप्त करते हैं, जैसे हम मछली खाते हैं, घी खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मक्खन खाते हैं, मछली, ये सब क्या है, ये सब जंतुओं के द्वारा। जैसे घी हुआ वो तो हमें गाय और भैंस से प्राप्त होती है, मांस तो जो है लोग मुर्गा वगैरह खाते हैं, मछली खाते हैं, उसमें भी फैट होता है, मक्खन जो है दूध से ही बनता है, और दूध कहाँ से आता है, जंतु से आता है, भैंस से। अंडा भी क्या है, जंतु से आता है, मुर्गी से आता है। ये सब सारी चीज़ें जंतु के द्वारा दी जाती हैं और फैट हैं जिसको हम लेते हैं। दूसरा है वनस्पति स्रोत द्वारा, वेजिटेबल स्रोत द्वारा, यानी जिसमें जीव नहीं होता, जो जीवों के द्वारा, वनस्पति स्रोत द्वारा। देखते हैं, पहला है बीज, जैसे सूरजमुखी का बीज हो गया, रेपसीडिया यानी सरसों का बीज हो गया, मूंगफली का बीज हो गया। इसके तेल को हम लोग सेवन करते हैं, और उस तेल में क्या होता है, और उस तेल में जो है वसा उपस्थित होती है। दूसरा है फल, फल जो जैतून का फल होता है, एवोकाडो का जो फल होता है, उसमें भी क्या होता है, आपका वसा उपस्थित होता है। नट्स, सूखे फल की बात करें जिसमें अखरोट हुआ, बादाम हुआ, इसमें भी आपका क्या हुआ, अखरोट और बादाम में भी आपका क्या होता है, फैट उपस्थित होता है। आगे बात करते हैं वसा का अन्य वर्गीकरण। वसा का अन्य वर्गीकरण, वसा का अन्य वर्गीकरण की बात करें तो संतृप्त वसा की बात करते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त वसा संतृप्त वसा होती है। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन शरीर को हानि पहुंचाता है। जंतुओं से जो प्राप्त होता है, जो मांस, मछली, अंडा खाते हैं, इससे प्राप्त जो वसा होती है वह सेचुरेटेड फैट होता है, और इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर को क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। यानी ये जल्दी से टूटता नहीं है संतृप्त वसा। ये क्या होता है, संतृप्त वसा बहुत ही हानिकारक होता है। आगे देखें, आगे यदि हम देखें, आगे है आपका असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा की बात करें तो वनस्पति स्रोत से प्राप्त वसा असंतृप्त वसा होती है। यानी जो वेजिटेबल ऑयल हम लोग खाते हैं वह क्या होता है, वह असंतृप्त वसा होती है। वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग खाते हैं वह क्या होती है, वह असंतृप्त वसा होती है। यह क्या है, यह लाभदायक होती है, यह जीव जंतु या मतलब लाभदायक होती, इससे खाने से कोई हानि नहीं होता है। वसा के कार्य देख लेते हैं। तो वसा के कार्य में जो पहला कार्य है वह है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वसा क्या है, जो फैट होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें फैट देता है। देखिए लोग जब क्या रहते हैं, आप लोग जब रहती हैं, फास्ट रहती हैं, तो आप लोग कुछ दिन भर नहीं खाती हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि पूरे शरीर को चलने के लिए, सारे सिस्टम को चलने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है तो वह हमें फैट से मिलती है।
यानी फैट टूट टूट कर एक अणु जब टूटता है तो 38 एटीपी देता है। तो इसी प्रकार से फैट जो आपके शरीर में, जिसको चर्बी बोलते हैं, इकट्ठा रहता है, वह टूट टूट कर शरीर को ऊर्जा देता रहता है। दूसरे कार्य की बात करें तो वसा द्वारा विटामिन ए व विटामिन डी का अवशोषण किया जाता है। वसा द्वारा विटामिन ए व विटामिन डी का अवशोषण किया जाता है। तीसरा है त्वचा के नीचे स्थित वसा द्वारा शारीरिक ताप संतुलन का कार्य किया जाता है। यानी फैट अधिक खाने से इससे क्या होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। आगे देखें, शारीरिक अगला है वसा ग्लैक्टोज के पाचन में सहायक होता है। वसा ग्लैक्टोज के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। और छठा है वसा भोजन व वसा भोजन व स्वादिष्ट व खाने योग्य बनाती है। वसा भोजन को स्वादिष्ट व खाने योग्य बनाती है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले तेल को ही डाला जाता है। अगर तेल नहीं पड़ा रहता है तो खाना बहुत ही बेस्वाद सा लगता है। सातवें की यदि हम बात करें, सातवां है यह शरीर के ऊर्जा के संग्रहित कार्य करने का कार्य करता है। यानी यह क्या कार्य करता है, अभी हम आपको बताएं, शरीर में क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं कि चर्बी ज़्यादा हो जा रही है। दैनिक आवश्यकताओं की बात करते हैं कि कितना कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए, कितना कैलोरी वसा लेनी चाहिए, किस एज के हिसाब से, इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो देखिए, जो पहला है वयस्क की बात करें तो वयस्क को 10 से 20% क्या होना चाहिए, 10 से 20% कैलोरी क्या लेनी चाहिए, वसा लेनी चाहिए। बच्चों एवं वयस्क की बात करें तो बच्चों एवं वयस्क को 15 से 20% फैट लेना चाहिए। शिशु की बात करें तो शिशु को 25 से 30% फैट लेना चाहिए। ये तो रहा आपका फैट। अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम मोल्डर द्वारा 1838 में जंतुओं व पादपों के नाइट्रोजन युक्त यौगिक को प्रोटीन्स नाम दिया गया। पहला है, यह जंतुओं के शरीर का लगभग 80% भाग बनाते हैं। और दूसरा है, प्रोटीन्स का निर्माण CHS तथा N के जुड़ने से होता है। यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह होता है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और आपका फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के जुड़ने से होता है। ये तो रहा आपका प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, ये हो गया। अगला जो है, प्रोटीन कमजोर अम्ल व क्षारीय प्रकृति के कारण शरीर में सल्फर क्षार संतुलन यौगिक का कार्य करते हैं। आगे देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुक्त प्रोटीन, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन्स को यदि हम पढ़ें तो सरल प्रोटीन्स में है जैसे ग्लूटेलिन एल्बुमिनोइड और अगला है ग्लोब्यूलिन। संयुक्त प्रोटीन की बात करें तो संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका लिपोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आता है, न्यूक्लियोप्रोटीन आता है, फास्फोप्रोटीन आता है, हेमाप्रोटीन आता है, साइटोक्रोम आता है, क्रोमोप्रोटीन आदि। ये सारी चीज़ें आपका संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। और आखिरी और तीसरा नंबर हम देखेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन्स। तीसरा जो है वह है व्युत्पन्न प्रोटीन्स। अब इसके स्रोत ये बहुत खास नहीं है। व्युत्पन्न प्रोटीन्स वह प्रोटीन होता है जो प्रोटीन से ही हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी को व्युत्पन्न प्रोटीन्स कहता है। जिससे पेप्टोन्स, पेप्टिसाइड्स एंड डीनेचर्ड प्रोटीन्स, ये सब क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन्स है, डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। स्रोत की बात कर रहे हैं हमको प्रोटीन कैसे मिलेगा, क्या खाने पीने से हमको प्रोटीन की उपस्थिति होगी हमारे शरीर में, क्या खाने पीने से हमें प्रोटीन हमारे शरीर में जाएगा। तो जो पहला है आपका वह है वानस्पतिक स्रोत। वानस्पतिक स्रोत में जैसे दालें हो गई, दालों में क्या होता है, प्रोटीन हो गया। सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्राणी स्रोत की बात करें जैसे जंतुओं से कैसे प्रोटीन मिलता है, मांसाहारी नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन आदि,
इन सारी चीज़ों में फैट के साथ साथ प्रोटीन्स भी होता है। आगे देखें, आगे हम देखें प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन किस रूप में कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला है शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक। प्रोटीन क्या करता है, हमारी शरीर को क्या करता है, शारीरिक वृद्धि, हमारे शरीर में वृद्धि करता है, वह विकास करता है। इसीलिए प्रोटीन को क्या करता कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग। जैसे ईंटों से क्या होता है, घर का निर्माण हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। जैसे कई ईंटों को जोड़ जोड़ के घर का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से प्रोटीन भी क्या करते हैं, प्रोटीन जोड़ जोड़ के पूरे शरीर का विकास कर देते हैं और जो है बहुत ही इसको विशालकाय रूप दे देते हैं। दूसरा है ऊतकों की मरम्मत करना। जो मर गए ऊतक होते हैं, जो नष्ट ऊतक होते हैं, उनका क्या करता है प्रोटीन, उनकी मरम्मत करता है, उनको रिपेयर करता है। तीसरा है एंटीबॉडी का निर्माण करना। प्रोटीन का कार्य क्या है, तीसरा काम क्या है, प्रोटीन एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। चौथा है एंजाइम का निर्माण। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन एंजाइम का भी निर्माण करता है। पांचवा है रक्त प्रोटीन बनाना। आरबी जो रक्त में जो रक्त प्रोटीन बनता है वो भी क्या होता है, देखिए इसमें नाम में भी आ जा रहा प्रोटीन, वो भी क्या है, प्रोटीन से ही बनता है। छठा है हार्मोन्स का संश्लेषण करना। हार्मोन्स का जो संश्लेषण होता है वो भी आपका प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है, वो भी आपका प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। अगला है पारस्परणीय दाब का नियमन। पारस्परणीय दाब का नियमन भी प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लास्ट है गर्भावस्था के भ्रूण विकास में सहायक होना। गर्भावस्था जब कोई प्रेगनेंसी हो जाती है और जो भ्रूण अंदर में विकास करता है, यानी बच्चा जब बनता है, उसके जीवित रहने के लिए, उसके विकास के लिए भी प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं दैनिक आवश्यकताओं में प्रोटीन किस रूप में कितना लेना चाहिए। अब बात करते हैं मैन की, एक आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वहीं वोमेन को कितना लेना चाहिए, वोमेन को 45 ग्राम लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेन को 55 ग्राम लेना चाहिए। स्तनपान लैक्टेटिंग वोमेन को 66 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इन्फेंट्स यानी शिशु को 3.2 से 1.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रेन बच्चों को 20 से 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एडल्ट लोगों को 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का यह वीडियो, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। उसके साथ साथ एक ज़रूरी बात, यदि आप लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच जो कि 25 तारीख से चलने वाला है, पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 77 058 64 282, 77 058 64 282। इस नंबर पर फिर से नंबर लिख देते हैं, 77 058 64 282। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे पेड कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं और पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको थ्योरी, MCQ सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जो है कोर्स के बारे में हमसे ज़रूर संपर्क करें। और यदि आप लोग चैनल पर नई विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे कल फिर आपसे इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।